आस्था से झारखंड हाईकोर्ट में जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुनवाई आज होने वाली है। रथ यात्रा के लिए दायर की गई है जनहित याचिका। जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति ने ये याचिका दायर की है और कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह भी किया गया था। सांकेतिक रूप से रथ यात्रा निकालने की अनुमति की मांग की गई है इस याचिका में। और हम आपको बता दें कि 300 साल से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वरूप और पूजा की प्रक्रिया को लेकर पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। 5 जुलाई को जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर पूजा के संक्षिप्त स्वरूप की अनुमति मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि रथ यात्रा और मेला जैसी कोई चीज इस बार संक्रमण को देखते हुए नहीं निकाली जाएगी। बस 101 लोग पूजा की परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक ले जाकर परंपरा का निर्वहन करेंगे। कि जो रथ यात्रा है जो 2 दिन में होता है 12 जुलाई और 20 जुलाई को, उसकी अनुमति मांगी गई है, ये कहते हुए कि ये 300 साल से ये रथ यात्रा किया जा रहा है और कुछ ही पिछले बार जो आपको संक्रमण को देखते हुए, कोविड के संक्रमण को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, तो इसी वजह इस साल हमें 101 श्रद्धालु के द्वारा ही ये संपन्न कराने की हमने अनुमति मांगी है। वहीं मौसीबाड़ी में रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। हालांकि मंदिर की साफ सफाई और रंगाई पुताई का मेले और रथ यात्रा से कोई मतलब नहीं है। यह हर साल होने वाली परंपरा का एक हिस्सा भर है। मेला वाला का तो कोई भरोसा नहीं है, तो कोर्ट वही जाने हैं। माँ का आशीर्वाद है जो भी है, और साफ सुथरा जैसे हर साल होता है, तो हम लोग वही काम करते हैं। 300 साल पुरानी इस परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि संक्रमण में पूजा को महज आस्था और विश्वास के नजरिया से ही देखा जाए और रथ यात्रा और मेले जैसी भीड़ से फिलहाल बचना ही बेहतर है। अब क्या करें, अब भगवान का तो भी डर को जोगना है। भगवान ही सब कुछ है दुनिया में, करो मतलब अपने दूरी बना के ही पूजा करके अपना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि इस रथ को खींचने में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लिहाजा पहले ही कह दिया गया है समिति की ओर से कि रथ यात्रा जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं, बल्कि सिर्फ सांकेतिक रूप से भगवान को 101 लोग जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक ले जाएंगे और 300 साल की परंपरा का निर्वहन करने की सिर्फ कोशिश होगी, वो भी हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात झारखंड कांग्रेस में मचे घमासान की। तो कांग्रेस में जो किचकिच शुरू हुआ है झारखंड में, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन बंद कमरे में संगठन और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में पूर्व युवा कांग्रेस के नेताओं का कारवां समागम का आयोजन हुआ। कांग्रेस में जारी नाराजगी को दूर करने के लिए संगठन के जारी चिट्ठी पर भी घमासान शुरू हो गया। हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ही निशाने पर रहे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा और राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडे सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिए बगैर जमकर उन पर हमला भी बोला है। प्रखंड में और जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको तकलीफ हो रही है। प्रशासन जो लोकल प्रशासन है, वो जब वो जनता का दुख लेके, शिकायत लेके जाते हैं तो उस पर काम नहीं हो रहा है। इसी को लेके अध्यक्ष जी ने भी 14 तारीख को बैठक बुलाई है और उसमें भी सब बातें होंगी। गोड्डा के पोड़ैया हाट में 9 करोड़ 72 लाख की लागत से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। 18 महीने में काम पूरा भी कर लिया गया। बिल्डिंग शानदार है, लेकिन इसके शुरुआत के 10 दिन के भीतर इसमें कई खामियां दिख रही हैं। अस्पताल के अंदर पानी के रिसाव से परेशानी बढ़ गई, तो वहीं अस्पताल में लगे पाइपलाइन से भी लगातार पानी टपक रहा है। कई पिलरों में भी दरार आ गई है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में जिस रूम में दवाएं रखी गई हैं, उसमें भी पानी टपक रहा है। और जब इस बारे में सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उन्होंने भवन निर्माण विभाग को जानकारी दिए जाने की बात कह दी। दिखा रहे हैं कि किस
इस वक्त हम गोड्डा के पोड़ैया हाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और यहाँ की तस्वीर क्या है ये आपके नज़रों के सामने हम आज आपको दिखाएंगे। करीबन 9 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और मिली जानकारी के मुताबिक 18 महीने में इसे कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन कंप्लीट करने के बाद की यहाँ की क्या स्थिति है ये आपके स्क्रीन के सामने है कि किस तरीके से दीवारों पर दरारें आ चुकी है। जब हमने अंदर जाकर देखा तो हमें पता चला कि अंदर सीपेज भी है और जो दवाई का रूम बनाया गया है जहाँ की दवाइयाँ रखी गई हैं वहाँ भी सीपेज है। हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सीढ़ी का क्षेत्र है जहाँ से कि ऊपर जाने का जगह है वहाँ भी सीपेज है और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे जहाँ की दवाइयाँ रखी गई है, जो दवाई का रूम बनाया गया है उसमें करीबन लाखों की लागत से दवाइयाँ रखी गई है, उस रूम में भी सीपेज आ रही है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बता रहे हैं कि इस सीपेज से यहाँ की दवाइयाँ भी खराब हो रही है। तो ये किस तरीके की लापरवाही यहाँ बरती गई है इस बिल्डिंग को बनाने में, क्योंकि 9 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और उसके बाद ये जो अनियमितता बरती गई है इस बिल्डिंग को बनाने में है। और इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें तो आज से करीबन 10 से 15 दिन पहले यहाँ उद्घाटन हो गया। जैसा कि स्टाफ ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी कर ली जा चुकी है कि जिस तरीके से अगरबत्ती और मिठाइयाँ चढ़ाकर सिर्फ उद्घाटन अभी की गई है, तो 10 दिन पहले इसका उद्घाटन हो चुका है और उसके बाद इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। अगली खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबिरा डैम में मिट्टी कटाव से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। विभागीय उदासीनता और सरकार की अनदेखी से ही यह समस्या धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो डैम टूट भी सकता है। डैम में पानी का दबाव बढ़ने से शुरू हुए रिसाव से डैम के नीचे बसे ग्रामीण अनहोनी की आशंका से डरे सहमे। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और बीडीओ के साथ प्रशासन की टीम ने यहां जाकर इसका मुआयना भी किया। स्थानीय मुखिया का आरोप है कि कई बार निरीक्षण के बाद भी आज तक डैम के रिसाव स्थल की मरम्मत की पहल नहीं की गई। हालांकि न्यूज़ 18 ने जब डीसी को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया कि जलस्तर बढ़ने से डैम टूटने का कगार पर है और नीचे जो गांव है उसको भारी नुकसान हो सकता है। और इस संदर्भ में पूर्व में जो भी हमारे जिला के उपायुक्त महोदय या विधायक महोदय वो भी अपना आके यहाँ निरीक्षण किए और डीपीआर बनाने का आश्वासन दिया गया, परंतु अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। गुमला के जारी प्रखंड में परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का के गांव में म्यूजियम बनेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपने अदम्य साहस और वीरता से धूल चटाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का का गुमला में पैतृक घर है। गुमला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जारी गांव में आज भी शहीद का घर कच्ची मिट्टी का बना है। ऐसे में शहीद से जुड़ी यादों को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को वीरता की गाथा बताने के लिए उनके घर को म्यूजियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने जिला प्रशासन को खत भेजा है। म्यूजियम में शहीद अल्बर्ट एक्का से जुड़ी तमाम जानकारियों का संग्रह रखा जाएगा। हालांकि म्यूजियम कहां बनेगा इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। शहीद के पुत्र और रिटायर्ड फौजी विंसेंट एक्का ने समाधि स्थल के पास ही इसका निर्माण की मांग की है। संग्रहालय जो बनेगा वो हमारे पिताजी के समाधि स्थल में ही बनना चाहिए, उसी कंपाउंड में ही बनना चाहिए। मांग है कि हमारे जारी में जो अस्पताल अधूरा है वो पूर्ण हो जाए ताकि पब्लिक के लिए सुविधाजनक, कहीं दूर दराज जाते हैं तकलीफ होता है तो अगर हॉस्पिटल तैयार हो के यहीं पर डॉक्टर नर्स आए तो पब्लिक को भला हो। यहाँ पर जो पुश्तैनी मकान है वहाँ पर ना बना के बगल में बनाया जाए, तो इससे हम लोगों 2-3 दिन का उन लोग समय मांगे हैं कि कहाँ पर म्यूज़ियम का स्थापना और स्टैचू की स्थापना की जा सके। तो उन लोग एक कंसेंट हम लोगों को दे देंगे तो हम लोग उसी के अनुरूप काम करेंगे और प्रस्ताव बना के सरकार को भेजेंगे। लोहरदगा की भौगोलिक स्थिति पठारी और ऐसे में आकाशीय बिजली का ये जोन बनता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अधिक आकाशीय बिजली गिरती है जिससे हो रहे जानमाल के नुकसान से लोगों में डर का माहौल है। यहाँ बीमारी से ज्यादा मौतें जो हैं वो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से होती है। पिछले 4 साल के आंकड़ों की बात करें तो साल 2018 से 2021 तक जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 78 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 66 मवेशियों की मौत हुई। वहीं इस साल अब तक 12 लोगों के साथ 22 मवेशियों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई।
आपदा प्रबंधन विभाग लोगों को बरसात के मौसम में बाहर जाने से बचने और आकाशीय बिजली की आशंका के दौरान सावधानी बरतने पर जागरूक कर रहा है। वहीं प्रभावितों को मुआवजा भी देने में प्रशासन जुटा हुआ है। जिले में भी भंडरा में, सेन्हा में, कैरो में और कूड़ू में इस तरह की घटना हुई है। इस संबंध में हम लोग सीओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी है तो तुरंत रिकॉर्ड खोल करके दीजिए। दो समस्या है, एक तो पुलिस का FIR का पहुंचने में थोड़ा विलम्ब होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा विलम्ब। वस्तु स्थिति के बारे में जहां तक सवाल है तो लोहरदगा जिला एक लाइटनिंग जोन बन गया है। प्रत्येक वर्ष यहां लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु लाइटनिंग से होती है और 25-30 की संख्या में पशुओं की भी जान जाती है। लाइटनिंग को लेकर, लाइटनिंग से जो भी डेथ होता है उसमें SDRF के तहत हम लोग 4 लाख रुपया प्रति मृतक की दर से हम लोग मुआवजा का भुगतान करते हैं। और जहां तक पशुओं का सवाल है तो दुधारू पशुओं को 30,000 रुपया और गैर दुधारू पशुओं को 25,000 रुपया का भुगतान जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पलामू के मोहम्मदगंज के लटपौरी गांव में रेलवे थर्ड लाइन का काम कर रही कंपनी की साइट पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में कैंप में काम कर रहे कंटेनर ड्राइवर के सीने में एक गोली लग गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग का CCTV फुटेज अब सामने आया है। इसमें 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद सभी अपराधी वहां से भाग निकले। पुलिस ने मौके से अमन साहू गैंग का पर्चा बरामद किया है, जिसमें रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। पहली तस्वीर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जब फायरिंग हुई उस दौरान CCTV कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई अपराधियों की, वो तस्वीर। और दूसरी देखिए, फायरिंग में कंटेनर ड्राइवर जख्मी हुआ, उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अपराधियों ने कैसे यहां कहर बरपाया है। हजारीबाग में 1 लाख की इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख की इनामी नक्सली उषा किस्कू के साथ नागेश्वर गंजू और सरिता सोरेन ने सरेंडर किया। झारखंड सरकार के सरेंडर और पुनर्वास पॉलिसी नई दिशा एक नई पहल के तहत नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे। आपको बता दें कि नक्सली उषा हजारीबाग के साथ साथ बोकारो और चतरा के सीमांत क्षेत्रों में लगातार सक्रिय थी। 2009 में संगठन से जुड़ी वो और दर्जनों कांडों में शामिल रही। वहीं दूसरी नक्सली सरिता सोरेन 2015 से माओवादी संगठन से जुड़ी थी। अभी सभी से अनुरोध है कि पीछे जो हमारा झारखंड में किसानों को राज्य सरकार के ऋण माफी के नाम पर सिर्फ दर की ठोकरें ही नसीब हो रही है। ऋण माफी के लिए अर्जी लगाने वाले किसानों की पहचान कभी किसी और नाम से तो कभी किसी और जिले का बताने की वजह से किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि आधार नंबर की एंट्री पर यह गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। झारखंड में किसानों को 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ की घोषणा हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही है। रांची के इटकी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों के आधार नंबर पर कभी किसी और का नाम, कोई और जिला तो कभी नॉट फाउंड का मैसेज हैरान कर रहा है। ऐसा किसी 1-2 किसान के साथ नहीं हो रहा, बल्कि इनकी तादाद सैकड़ों में है। पहले कोई अलग नाम से दिखाता था और ब्रांच सपारों दिखाता था और जिला दुमका दिखाता था। और मोबाइल नंबर भी शो नहीं होता था। जब मोबाइल नंबर शो होता तो पता चल जाता कि कौन किसका है, और मोबाइल नंबर भी शो नहीं होता था। किसानों की ये परेशानी नई नहीं है। बीते 4 महीने से इटकी के किसान प्रज्ञा केंद्र से लेकर ग्रामीण बैंक तक का चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण बैंक में आवेदन देने का सिलसिला भी कई महीनों से चल रहा है, पर नतीजा सिफर रहा। शिकायत यही है कि लोन माफी का जब हुआ तो हम लोग माफी के लिए हम लोग को कृषि लोन का जो है वो कृषि लोन का माफी के लिए हम लोग को देना पड़ा पेपर। तो उसमें हम लोग बायोमेट्रिक करने जाते थे, तो उसमें बायोमेट्रिक में आधार कार्ड और राशन कार्ड ऐड किए तो उसमें दिखाता था दुमका, मतलब मेरे नाम के जगह में कोई दूसरा नाम। जब मैं आधार लेके प्रज्ञा केंद्र गया सर, तो वहाँ पे दिखा रहा है मैं अगर मेरा नंबर डाला गया तो वहाँ दूसरा का नाम बता रहा है, जैसे कोई दूसरा का नंबर बता रहा है और जिला बता रहा है पलामू जिला।
चेक करा रहे हैं तो नोट डाटा फाउंड बताता है यहाँ पे। फिर दूसरा प्रज्ञा केंद्र पे गए और फिर आधार नंबर डाले तो नोट डाटा फाउंड दिखाता है। झारखंड में आधार के नाम पर गलत एंट्री का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बैंकों की लापरवाही की वजह से करीब 12,000 किसान की फाइल लटकी पड़ी है। ऐसे तमाम किसानों को कब और कैसे ऋण माफी का लाभ मिलेगा, ये बताने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खूंटी के एक छोटे से गांव में चल रही दीपिका दीदी की पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां गांव के बच्चों को गणित से लेकर इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी नन्ही शिक्षिका दीपिका मिन्स इंग्लिश राइम्स सुनाती जाती हैं। सामने चटाई पर मास्क पहने छोटे छोटे बच्चे उसे अपनी तोतली जबान में साथ साथ दोहराते जाते हैं। ये खूंटी के छोटे से गांव लोधमा में चल रही वो क्लास है जो महीनों से किताब कॉपी से कोसों दूर इन नौनिहालों के बीच शिक्षा का दीप जला रही है। क्लास में कभी मधुर संगीत सा गणित का पहाड़ा गूंजता है, तो कभी मछली जल की रानी की कविता की आवाज आती है। नन्ही दीपिका खुद 7वीं की छात्रा है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं। एक दिन किताब के पन्ने पलटते हुए उसे ख्याल आया कि वो खुद अपने पाठ भूलती जा रही हैं, तो उससे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तब उसने अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर गांव के खाली भवन में लगने लगी दीपिका की पाठशाला। 2-3 बच्चों को अपने घर में अपने रूम में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे आते थे। फिर ऐसे करते करते उन बच्चों को देखकर और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे। इस छोटे से कमरे में हर सुबह दीपिका की पाठशाला लगती है, जिसमें पहुंचते 90 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे गणित से लेकर इंग्लिश और हिंदी से लेकर इतिहास के पाठ खेल खेल में सीख जाते हैं। दीपिका दीदी से पढ़ना अच्छा लगता है या किसी और दीदी से? अच्छा लगता है दीपिका दीदी से पढ़ने। क्यों? कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। पेरेंट्स आए हमारे पास तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तो ये हैंडल कर लेती है, लेकिन इनकी पढ़ाई छूटते जा रही है, तो आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, आपको 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर हमने अग्री किया, कहा कि जब ये छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती है तो हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दीपिका दीदी की छोटी सी पाठशाला उस गांव में शिक्षा का उजाला फैला रही है, जो विकास के उजाले से कोसों दूर तो है ही, सरकार और प्रशासन की नजरों से भी ओझल है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।